नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास का वाचन कर रहे हैं। पिछली कक्षा को आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आगे जो हमारा वाचन है, गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन प्रथम उत्थान। चलिए उसका वाचन आज होगा। तो आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन प्रथम उत्थान संवत 1925 से 1950, प्रकरण 2, गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन प्रथम उत्थान। पहले कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य कुल में भाद्र शुक्ल 5 संवत 1907 को और मृत्यु 35 वर्ष की अवस्था में माघ कृष्ण 6 संवत 1941 को हुई है। संवत 1922 में ये अपने परिवार के साथ जगन्नाथ जी गए। उसी यात्रा में उनका परिचय बंग देश के नवीन साहित्यिक प्रगति से हुआ। उन्होंने बंगला में नए ढंग के सामाजिक और देश देशांतर संबंधी ऐतिहासिक और पौराणिक नाटक, उपन्यास आदि देखे और हिंदी में वैसी पुस्तकों के अभाव का अनुभव किया। संवत 1925 में याद रखिएगा, कहाँ गए थे? जगन्नाथ जी की यात्रा पर गए थे। पूरी अभाव अनुभव किया। संवत 1925 में उन्होंने विद्या सुंदर नाटक बंगला से अनुवाद करके प्रकाशित किया। इस अनुवाद में ही उन्होंने हिंदी गद्य के बहुत ही सुडौल रूप का आभास दिया। इसी वर्ष उन्होंने कवि वचन सुधा नाम की एक पत्रिका निकाली, जिसमें पहले पुराने कवियों की कविताएं छपा करती थीं और पर पीछे गद्य लेख भी रहने लगे। 1930 में उन्होंने हरीश चंद्र मैगजीन नाम की एक मासिक पत्रिका निकाली, जिसका नाम 8 संख्याओं के उपरांत हरीशचंद्र चंद्रिका हो गया। तो हरीशचंद्र मैगजीन का नाम कितने? 8 संख्याओं के उपरांत हरीशचंद्र चंद्रिका हो गया। मैगजीन से चंद्रिका हो गया। हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहल इसी चंद्रिका में प्रकट हुआ। किसका? चंद्रिका में, मैगजीन में नहीं, चंद्रिका में प्रकट हुआ। जिस प्यारी हिंदी को देश ने अपनी विभूति समझा, जिसको जनता ने उत्कंठा पूर्वक दौड़कर अपनाया, उसका दर्शन इसी पत्रिका में हुआ। भारतेंदु ने नई सुधारी हुई हिंदी का उदय इसी समय से माना है। उन्होंने कालचक्र नाम की अपनी पुस्तक में नोट किया है। कालचक्र मतलब उनकी पुस्तक थी, उसमें उन्होंने नोट किया कि हिंदी नए चाल में ढली सन 1873। तो 1873 में हिंदी नए चाल में ढली। बहुत महत्वपूर्ण कथन है, शुक्ल जी का है और कालचक्र में है। इस हरिश्चंद्री हिंदी के आविर्भाव के साथ ही नए नए लेखक भी तैयार होने लगे। चंद्रिका में भारतेंदु आप तो लिखते ही थे, बहुत से और लेखक भी उन्होंने उत्साह दे देकर तैयार कर लिए थे। स्वर्गीय पंडित बद्री नारायण चौधरी बाबू हरिश्चंद्र के संपादन कौशल की बड़ी प्रशंसा किया करते थे। कौन किया करता था? बद्री नारायण चौधरी। बड़ी तेजी के साथ वे चंद्रिका के लिए लेख और नोट लिखते थे और मैटर को बड़े ढंग से सजाते थे। हिंदी गद्य साहित्य के इस आरंभ काल में ध्यान देने की बात है कि उस समय जो थोड़े से गिनती के लेखक थे, उनमें विदग्धता और मौलिकता थी और उनकी हिंदी होती थी। वे अपनी भाषा की प्रकृति को पहचानने वाले थे। बंगला, मराठी, उर्दू, अंग्रेजी के अनुवाद का वह तूफान जो 25-30 वर्ष पीछे चला और जिसके कारण हिंदी का स्वरूप ही संकट में पड़ गया था, उस समय नहीं था। उस समय ऐसे लेखक ना थे जो बंगला की पदावली और वाक्य ज्यों के त्यों रखते हों या अंग्रेजी वाक्यों और मुहावरों का शब्द प्रति शब्द अनुवाद करके हिंदी लिखने का दावा करते हों। उस समय की हिंदी में न दिक दिक अशांति थी, न कांदना सिहरना और छल छल अश्रुपात, न जीवन होड़ और कवि का संदेश था, न भाग लेना और स्वार्थ लेना। मैगजीन में प्रकाशित हरिश्चंद्र का पांचवा पैगंबर मुंशी ज्वाला प्रसाद का कविराज की सभा और बाबू तोताराम की अद्भुत अपूर्व स्वप्न। तो बहुत महत्वपूर्ण है, बाबू तोताराम का स्वप्न है। तो याद रखिएगा, तोता सपना देखता है। ज्वाला प्रसाद कविराज की सभा में ज्वाला जलती है और पांचवें पैगंबर हरिश्चंद्र को सबको पता ही होगा। बाबू कार्तिक प्रसाद के रेल का विकट खेल, कार्तिक प्रसाद खत्री का क्या है? रेल का विकट खेल आदि लेख बहुत दिनों तक लोग बड़े चाव से पढ़ते थे। संवत 1931 में भारतेंदु जी ने स्त्री शिक्षा के लिए बाला बोधनी निकाली थी। इस प्रकार उन्होंने 3 पत्रिकाएं निकाली। इसके पहले ही संवत 1930 में उन्होंने अपना पहला मौलिक नाटक 1930 में उन्होंने, यानी कि 73 में उन्होंने अपना पहला मौलिक नाटक वैदिक हिंसा हिंसा न भवती नाम का प्रहसन लिखा, जिसमें धर्म और उपासना नाम से समाज में प्रचलित अनेक अनाचारों का जघन्य रूप दिखाते हुए उन्होंने राजा शिव प्रसाद को लक्ष्य करके खुशामदियों और केवल अपनी मान वृद्धि की फिक्र में रहने वालों पर छींटे छोड़े। भारत के प्रेम में मतवाले देशहित की चिंता में व्यग्र हरिश्चंद्र पर सरकार की जो कुदृष्टि हो गई थी, उसके कारण बहुत कुछ राजा साहब ही समझे जाते थे।
देखिए, कहने का तात्पर्य है कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र पे सरकारी जो ये लगाए गए थे प्रतिबंध वगैरह कुछ लगाए गए थे, या सरकार उन्हें पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो बेबाकी से अपनी कविता अपनी बातों को प्रस्तुत कर देते थे, डरते नहीं थे। तो इस कारण से जनता में ये जो प्रचलित था कि भारतेंदु जी को ये सब चीज़ें जो देखनी पड़ रही है, उसका सिर्फ और सिर्फ कारण शिवराज प्रसाद सिंह है, राजा शिवराज प्रसाद सिंह। गद्य रचना के अंतर्गत भारतेंदु का ध्यान पहले नाटकों की ओर ही गया। अपनी नाटक नाम की पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि हिंदी में मौलिक नाटक उनके पहले 2 ही लिखे गए थे, महाराज विश्वनाथ सिंह का आनंद रघुनंदन नाटक और बाबू गोपाल चंद्र का नहुस नाटक। ये उनके ही पिता द्वारा लिखा गया है, गोपाल चंद्र उनके ही पिता हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये दोनों ब्रज भाषा में थे, परंतु प्रणीत नाटक ये हैं। मौलिक नाटक देखिए, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, चंद्रावली, विशस्य विषम औषधम, भारत दूरदशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम योगिनी, सती प्रताप जो अधूरा है। अनुवादित नाटक है विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी। सत्य हरिश्चंद्र मौलिक समझा जाता है, पर हमने एक पुराना बंगला नाटक देखा है जिसका वह अनुवाद कहा जा सकता है। कहते हैं कि भरत जननी उनके एक मित्र का किया हुआ बंग भाषा में लिखित भारत माता का अनुवाद था, जिसे उन्होंने सुधारते सुधारते सारा फिर से लिख डाला। आगे है भारतेंदु ने नाटकों में सबसे पहले ध्यान भारतेंदु के नाटकों में सबसे पहला ध्यान इस बात पर जाता है कि उन्होंने सामग्री जीवन के कई क्षेत्रों से ली है। चंद्रावली में प्रेम का आदर्श है, नील देवी में पंजाब के एक हिंदू राजा और मुसलमानों की चढ़ाई का ऐतिहासिक वृत्त लेकर लिखा गया है। भारत दुर्दशा में देश दशा बहुत ही मनोरंजक ढंग से सामने लाई गई है। विशस्य विषम औषधम देसी राजवाड़ों के क्रूर कुचक्रपूर्ण परिस्थिति दिखाने के लिए रचा गया है। प्रेम योगिनी में भारतेंदु ने वर्तमान पाखंडमय धार्मिक और सामाजिक जीवन के बीच अपनी परिस्थिति का चित्रण किया है, यही उसकी विशेषता है। नाटकों की रचना शैली में उन्होंने मध्य मार्ग का अवलंबन किया है, ना तो बंगला के नाटकों की तरह प्राचीन भारतीय शैली को एक बारगी छोड़ वे अंग्रेजी नाटकों की नकल पर चले, और न प्राचीन नाट्यशास्त्र की जटिलता में अपने को फंसाया। उनके बड़े नाटकों में प्रस्तावना बराबर रहती है, पताका स्थानक आदि के प्रयोग भी वे कहीं कहीं कर देते हैं। यद्यपि सबसे अधिक रचना उन्होंने नाटकों की ही की, पर हिंदी साहित्य के सर्वतोन्मुखी विकास की ओर वे बराबर दत्ताचित रहे हैं। कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण आदि लिखकर उन्होंने साहित्य रचना का मार्ग दिखाया। कश्मीर कुसुम और बादशाह दर्पण नाम याद रखिएगा। कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण उन्होंने साहित्य रचना का मार्ग दिखाया। अपने पिछले दिनों में वे उपन्यास लिखने की ओर प्रवृत्त हुए थे, पर चल बसे। वे सिद्ध वाणी के अत्यंत सरस हृदय कवि थे। इससे एक और तो उनकी लेखनी के श्रृंगार रस के ऐसे रसपूर्ण और मार्मिक कवित्व सवैये निकले कि उनके जीवन काल में ही चारों ओर लोगों के मुंह से सुनाई पड़ने लगे, और दूसरी ओर स्वदेश प्रेम से भरी हुई उनकी कविताएं चारों ओर देश के मंगल का मंत्र सा फूंकने लगी। अपनी सर्वतोन्मुखी प्रतिभा के बल से एक और वे पद्माकर द्विजदेव की परंपरा कौन से पद्माकर और द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते हैं, दूसरी ओर बंग देश के माइकल और हेमचंद्र की श्रेणी में। ये चारों नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं, पद्माकर और द्विजदेव, और दूसरी ओर माइकल और हेमचंद्र की श्रेणी में। एक और तो राधा कृष्ण की भक्ति में झूमते हुए नई भक्तमाल गूंथते दिखाई देते हैं, दूसरी ओर मंदिरों के अधिकारियों का टीकाधारी भक्तों के चरित्र की हंसी उड़ाते और मंदिरों, स्त्री शिक्षा, समाज सुधार आदि पर व्याख्यान देते पाए जाते थे। प्राचीन और नवीन का ही सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। साहित्य के एक नवीन युग के आदि प्रवर्तक के रूप में खड़े होकर उन्होंने यह भी प्रदर्शित किया कि नए या बाहरी भाव को पचाकर इस प्रकार मिलाना चाहिए कि अपने ही साहित्य के विकसित अंगों से लगे। प्राचीन नवीन के उस संधि काल में जैसी शीतल कला का संचार अपेक्षित था, वैसे ही शीतल कला के साथ भारतेंदु का उदय हुआ, इसमें संदेह नहीं है। हरिश्चंद्र के जीवन काल में ही लेखकों और कवियों का एक खासा मंडल चारों ओर तैयार हो गया। उपाध्याय पंडित बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन
प्रताप नारायण मिश्र, बाबू तोताराम, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, पंडित बालकृष्ण भट्ट, पंडित केशव राम भट्ट, पंडित अंबिका दत्त व्यास, पंडित राधाचरण गोस्वामी इत्यादि कई प्रौढ़ और प्रतिभाशाली लेखकों ने हिंदी साहित्य के इस नूतन विकास में योग दिया था। भारतेंदु का अस्त तो संवत 1941 में ही हो गया, पर उनका यह मंडल बहुत दिनों तक साहित्य निर्माण करता रहा। अनेक प्रकार के गद्य, प्रबंध, नाटक, उपन्यास आदि इन लेखकों की लेखनी से निकलते रहे। जो मौलिकता इन लेखकों में थी वह द्वितीय उत्थान के लेखकों में ना दिखाई पड़ी। भारतेंदु जी में हम दो प्रकार की शैलियों का व्यवहार पाते हैं। महत्वपूर्ण लाइन है, दो प्रकार की शैलियों का व्यवहार पाते हैं। उनकी भावावेश की शैली दूसरी है और तथ्य निरूपण की शैली दूसरी है। भावावेश की प्रायः भाषा में प्रायः वाक्य बहुत छोटे छोटे होते हैं और पदावली सरल बोलचाल की होती है, जिसमें बहुत प्रचलित साधारण अरबी फारसी के शब्द भी कभी कभी बहुत कम आ जाते हैं। चंद्रावली नाटिका से उद्धृत अंश देखिए। झूठे 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 ही नहीं विश्वासघातक, क्यों इनकी इतनी छाती ठोक और हाथ उठाकर लोगों को विश्वास दिया। आप ही सब मरते चाहे जहन्नुम में पड़ते। भला क्या काम था कि इतना पचड़ा किया? किसने इस उपद्रव और जाल करने को कहा था? कुछ न होता, तुम रहते, बस चैन था, केवल आनंद था। फिर क्यों यह विस्मय संसार किया बखेड़िया और इतने बड़े कारखाने पर बेहाई परले सिरे की? नाम बिके, लोग झूठा कहें, अपने मारे फिरे, पर वाह रे शुद्ध बेहयाई, पूरी निर्लजता। लाज को जूतों मार के पीट पीट के निकाल दिया। जिस मोहल्ले में आप रहते हैं लाज की हवा भी नहीं जाती। हाय, एक बार भी मुंह दिखा दिया होता तो मतवाले बने क्यों लड़ लड़कर सिर फोड़ते। काहे को ऐसे बेशरम मिलेंगे, हुक्मी बेहया हो। यहाँ जहाँ चित्त की किसी स्थायी क्षोभ की व्यंजना है और चिंतन के लिए कुछ अवकाश है, वहाँ की भाषा कुछ अधिक साधु और गंभीर तथा वाक्य कुछ बड़े हैं, पर अन्वय जटिल नहीं, जैसे प्रेम योगिनी में सूत्रधार के इस भाषण में। क्या सारे संसार के लोग सुखी रहे हैं? और लोगों का परम बंधु, पिता, मित्र, पुत्र सब भावनाओं से भावित। प्रेम की एकमात्र मूर्ति, सौजन्य का एकमात्र पात्र, भारत का एकमात्र हित, हिंदी का एकमात्र जनक, भाषा नाटकों का एकमात्र जीवनदाता हरिश्चंद्र ही दुखी हो? नेत्रा में जल भरकर, हाँ सज्जन शिरोमणि, कुछ चिंता नहीं, तेरा तो बाना है कि कितना भी दुख हो उसे सुख ही मानना। मित्र, तुम तो दूसरों का अपकार और अपना उपकार दोनों भूल जाते हो। तुम्हें इनकी निंदा से क्या? इतना चित्त क्यों क्षुब्ध करते हो? स्मरण रखो कि ये कीड़े ऐसे ही रहेंगे और तुम लोग बहिष्कृत होकर इनके सिर पर पैर रखकर विहार करोगे। तथ्य निरूपण या वस्तु वर्णन के समय कभी कभी उसकी भाषा में संस्कृत पदावली के कुछ अधिक समावेश होता है। इसका सबसे बढ़ा चढ़ा उदाहरण नील देवी के वक्तव्य में मिलता है। तो याद रखिएगा, जो आगे मैं पढ़ने जा रही हूँ वो नील देवी जी का है, नील देवी रचना का है। आज बड़ा दिन है, क्रिस्तान लोगों को इससे बढ़कर कोई आनंद का दिन नहीं है, किंतु मुझको आज उल्टा दुख है। इसका कारण मनुष्य स्वभाव सुलभ ईर्ष्या मात्र है। मैं कुछ सिद्ध नहीं कि राग द्वेष से विहीन हूँ। जब मुझे अंग्रेज रमणी लोग मेद सिंचित केश राशि, कृत्रिम कुंतल जूट, मिथ्या रत्नाभरण, विविधा वर्ण वसन से भूषित छीन कटिदेश कसे निज निज पतिगण के साथ प्रसन्न वदन इधर से उधर पर फर कर पुतली की भांति फिरती हुई दिखाई पड़ती है, तब इस देश की सीधी सादी स्त्रियों की हीन अवस्था मुझको स्मरण आती है और यही बात मेरे दुख का कारण होती है। पर यह भारतेंदु की असली भाषा नहीं, उनकी असली भाषा का रूप पहले दो अवतरणों में ही समझना चाहिए। भाषा चाहे जिस ढंग की हो, उनके वाक्यों का अन्वय सरल होता है, उसमें जटिलता नहीं होती। उनके लेखों में भावों की मार्मिकता नहीं पाई जाती, वाग वैचित्र या चमत्कार की प्रवृत्ति नहीं होती। यह स्मरण रखना चाहिए कि अपने समय के सब लेखकों में भारतेंदु की भाषा साफ सुथरी और व्यवस्थित होती थी। उसमें शब्दों के रूप भी एक प्रणाली पर मिलते हैं और वाक्य भी सुसंबद्ध पाए जाते हैं। प्रेमगन आदि और लेखकों की भाषा हम क्रमशः उन्नति और सुधार पाते हैं। और संवत 1938 में आनंद कादम्बनी का कोई लेख लेकर 10 वर्ष पश्चात किसी लेख में मिलान किया जाए तो बहुत अंतर दिखाई पड़ेगा। भारतेंदु के लेखों में इतना अंतर नहीं पाया जाता। इच्छा किया, आज्ञा किया, व्याकरण विरुद्ध प्रयोग अवश्य कहीं कहीं मिलते हैं। आगे देखिए, दूसरे कवि आते हैं प्रताप नारायण मिश्र। इनके पिता उन्नाव से आकर कानपुर में बस गए थे, जहां प्रताप नारायण जी का जन्म संवत 1913 और मृत्यु संवत 1951 में हो गया था।
ये इतने मनमौजी थे कि आधुनिक सभ्यता और शिष्टता की कम परवाह करते थे। कभी लावनी बाजों में जाकर शामिल हो जाते थे, कभी मेलों तमाशे में बंद इक्के पर बैठ जाते दिखाई पड़ते थे। प्रताप नारायण मिश्र यद्यपि लेखन कला में भारतेंदु को ही आदर्श मानते थे, पर उनकी शैली में भारतेंदु की शैली से बहुत कुछ भिन्नता भी लक्षित होती है। प्रताप नारायण जी ने विनोद प्रियता विशेष थी। प्रताप नारायण जी में क्या थी? विनोद प्रियता विशेष थी। इससे उनकी वाणी में व्यंग्यपूर्ण वक्रता की मात्रा प्रायः रहती है। इसके लिए वे पूर्वी बन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़ाक रख दिया करते थे। कैसा ही विषय हो, पर उनमें विनोद और मनोरंजन की सामग्री ढूंढ लेते थे। अपना ब्राह्मण पत्र उन्होंने विविध विषयों पर गद्य प्रबंध लिखने के लिए ही निकाला था। ब्राह्मण प्रताप, याद रखिएगा, प्रताप जो है ब्राह्मण है। लेख हर तरह के निकलते थे। देश दशा, समाज सुधार, नागरिक हिंदी प्रचार, साधारण मनोरंजन आदि सब विषयों पर मिश्र जी की लेखनी चलती थी। शीर्षकों के नामों से ही विषयों की अनेक रूपता का पता चलेगा। जैसे घूरे की लता बिने, कनातक की डौल बांधो, समझदार की मौत है बात, मनोयोग, वृद्ध भौं। यद्यपि उनकी प्रवृत्ति हास्य विनोद की ओर ही अधिक रहती थी, पर जब कभी कुछ गंभीर विषयों पर वे लिखते थे तब संयत और साधु भाषा का व्यवहार करते थे। दोनों प्रकार के लिखावटों के नमूने नीचे दिए जाते हैं। समझदार की मौत का देखिए पंक्ति है, सच है सब ते भले हैं, मूढ़ जिन्हें न व्यापे जगत गति, मजे से पराई जमा गपक बैठना, खुशामदियों के से गप मारा करना, जो कोई तिथि त्योहार आ पड़े तो गंगा में बांध बदन धोना, धो आना, गंगा पुत्र को 4 पैसे देकर से तमेत में धर्म मूरत धर्म अवतार का खिताब पाना, संसार परमार्थ दोनों तो बन गए, अब काहे की है और काहे की खैक है, आफत तो बेचारे जिंदा दिलों की है, जिन्हें ना यो कल ना वो कल। सब जब स्वदेशी भाषा का पूर्ण प्रचार था तब के विद्वान कहते गिरवान वनीशु विशाल बुद्धि स्थान्या भाषा रसलोलुपोहम। अब आज अन्य भाषा वरंच अन्य भाषाओं का कर्कट उर्दू छाती का पीपल हो रहा है। अब यह चिंता खाए लेती है कि कैसे इस चुड़ैल से पीछा छूटे। ये हुआ समझदार की मौत का। अब मनोयोग का देखिए। शरीर के द्वारा जितने काम किए जाते हैं उन सब में मन का लगाव अवश्य रहता है। जिनमें मन प्रसन्न रहता है वही उत्तमता के साथ होते हैं, और जो उसकी इच्छा अनुकूल नहीं होते वह वास्तव में चाहे अच्छे कार्य भी हो किंतु भले प्रकार पूर्ण रीति से संपादित नहीं होते। न उनका कर्ता ही यथोचित आनंद लाभ करता है। इसी से लोगों ने कहा कि मन शरीर रूपी नगर का राजा है और स्वभाव उसका चंचल है। यद्यपि स्वच्छंद रहे तो बहुधा कुत्सित ही मार्ग में धावमान रहता है। यदि रोका न जाए तो कुछ काल में आलस्य और अकृत्य का व्यसन उत्पन्न करके जीवन को व्यर्थ और अनर्थपूर्ण कर देता है। प्रताप नारायण जी ने फुटकल गद्य प्रबंधों के अतिरिक्त कई नाटक भी लिखे। कलिकौतुक रूपक प्रताप नारायण मिश्र जी का है। पाखंडियों और दुराचारियों का चित्र खींचकर उनसे सावधान रहने का संकेत किया गया है। संगीत शाकुंतल लावनी के ढंग पर गाए जाने वाली बड़ी खड़ी बोली में पद्यबद्ध शकुंतला नाटक है। भारतेंदु के अनुकरण पर मिश्र जी ने भारत दुर्दशा नाम का नाटक भी लिखा था। हट्टी हमीर रणथंभौर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का वृत्त लेकर लिखा गया है गो संकट नाटक। और कली प्रभाव नाटक के अतिरिक्त जुआरी खुआरी नामक उनका एक प्रहसन भी है। तीसरे कवि आते हैं बालकृष्ण भट्ट। भट्ट जी का जन्म प्रयाग में संवत 1901 में और परलोकवास संवत 1971 में हुआ है। ये प्रयाग के कायस्थ पाठशाला कॉलेज में संस्कृत के अध्यापक थे। बालकृष्ण भट्ट जी क्या थे? संस्कृत के अध्यापक थे। उन्होंने संवत 1933 में अपना हिंदी प्रदीप गद्य साहित्य का ढर्रा निकालने के लिए ही निकाला था। तो बालकृष्ण जी का प्रदीप है, ठीक है, बालकृष्ण जी प्रदीप। सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक और नैतिक सब प्रकार के छोटे छोटे गद्य प्रबंध ये अपने पत्र में 30 वर्ष तक निकालते रहे। उनके लिखने का ढंग पंडित प्रताप नारायण के ढंग से मिलता जुलता है। मिश्र जी के समान भट्ट जी के स्थान पर कहावतों का प्रयोग करते हैं, पर उनका झुकाव मुहावरों की ओर कुछ अधिक रहा है। व्यंग्य और वक्रता उनके लेखों में भी भरी रहती है और वाक्य भी कुछ बड़े बड़े होते हैं। ठीक खड़ी बोली के आदर्श का निर्वाह भट्ट जी ने भी नहीं किया है और पूर्वी प्रयोग बराबर मिलते हैं। समझा बुझा कर के स्थान पर समझाए बुझाए वे प्रायः लिख जाते थे। उनके लिखने के ढंग से यह जान पड़ता था कि वे अंग्रेजी पढ़े लिखे नवशिक्षित लोगों
को हिंदी की ओर आकर्षित करने के लिए लिख रहे हैं। याद रखिएगा, कथन किसके लिए है? बालकृष्ण भट्ट जी के लिए, कि वो अंग्रेजी पढ़े लिखे नव शिक्षित लोगों को हिंदी की ओर आकर्षित करने के लिए लिख रहे हैं। स्थान स्थान पर ब्रैकेट में घिरे अंग्रेजी शब्द पाए जाते हैं। इसी प्रकार फारसी अरबी के लफ्ज ही नहीं, बड़े बड़े फिक्रे तक भट्ट जी अपनी मौज में आकर रखा करते थे। इस प्रकार उनकी शैली में एक निरालापन झलकता है। प्रताप नारायण के हास्य विनोद से भट्ट जी के हास्य विनोद में यह विशेषता है कि कुछ चिड़चिड़ाहट लिए रहता था। पद्य विन्यास भी कभी उसका बहुत ही चोखा और अनूठा होता था। अनेक प्रकार के गद्य प्रबंध भट्ट जी ने लिखे हैं, पर सब छोटे छोटे। वे बराबर कहा करते थे कि ना जाने कैसे लोग बड़े बड़े लेख लिख डालते थे। ये किसके लिए है? ये बालकृष्ण भट्ट लिखते हैं। और बड़े बड़े गद्य लिखते थे प्रेमघन जी, लिखते थे प्रेमघन जी, तो शायद उन्हीं पे कटाक्ष हो रहा होगा। मुहावरों की सूझ उनकी बहुत अच्छी थी। आँख कान नाक आदि शीर्षक देकर उन्होंने कई लेखों में बड़े ढंग के साथ मुहावरों की झड़ी बांध दी थी। एक बार वे मेरे घर पधारे थे। मेरा छोटा भाई आंखों पर हाथ रखे उन्हें दिखाई पड़ा। उन्होंने पूछा, भैया आँख में क्या हुआ? उत्तर मिला, आँख आई है। ये चट से बोल उठे, भैया आँख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। अनेक विषयों पर गद्य प्रबंध लिखने के अतिरिक्त हिंदी प्रदीप द्वारा भट्ट जी संस्कृत साहित्य और संस्कृत के कवियों का परिचय भी अपने पाठकों को समय समय पर कराते रहे। पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिशन और स्टील ने। बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्नों में आ चुका है। प्रताप नारायण मिश्र एडिशन और बालकृष्ण भट्ट स्टील। तो याद रखिएगा, कृष्ण जो है वो बाल रूप में स्टील के बने, स्टील जैसे कठोर थे, और प्रताप नारायण मिश्र सन थे, ऐड के सन थे। अब कल्पना देखिए, इनकी जो कल्पना है उसके जो पंक्ति दी हुई है, यावत मिथ्या और दरोग की किबलेगाह इस कल्पना पिशाचिनी का कहीं और छोर किए किसी ने पाया है? अनुमान करते करते हैरान गौतम ने मुनि गौतम का हो गए। कनाद तिनका खा खाकर किनका बिनने लगे, पर मन भावनी कन्या कल्पना का पार न पाया। कपिल बेचारे 25 तत्वों की कल्पना करते करते कपिल अर्थात पीले पड़ गए। व्यास ने इन दिनों दार्शनिकों की दुर्गति देख मन में सोचा, कौन इस भूतनी के पीछे दौड़ता फिरे? यह संपूर्ण विश्व जिसे हम प्रत्यक्ष देख सुन सकते हैं, सब कल्पना ही कल्पना, मिथ्या, नाशवान और क्षणभंगुर है। अतएव है आत्मनिर्भरता। इधर 50-60 वर्षों से अंग्रेजी राज्य के अमन चैन का फायदा पाए हमारे देश वाले किसी भी भलाई की ओर ना झुके, वरन 10 वर्ष की गुड़ियों का ब्याह कर पहले ही ड्योढ़ी दुनी सृष्टि अलबत्ता बढ़ाने लगे। हमारे देश की जनसंख्या अवश्य घटनी चाहिए। आत्मनिर्भरता में दृढ़ और अपने कुव्वते बाजू पर भरोसा रखने वाला, पुष्ट वीर्य पुष्ट बल भाग्यवान एक संतान अच्छा, कुकर सुकर से निकम्मे, रग रग में दास भाव से पूर्ण, पर भाग्योपजीवी 10 किस काम के। निबंधों के अतिरिक्त भट्ट जी ने कई छोटे मोटे नाटक भी लिखे जो क्रमशः उनके हिंदी प्रदीप में छपे हैं, जैसे कालीराज की सभा, रेल का विकट खेल, बाल विवाह नाटक, चंद्रसेन नाटक। उन्होंने माइकल मधुसूदन दत्ता की पद्मावती और शर्मिष्ठा नामक बंग भाषा के 2 अनुवाद भी निकाले थे। तो किसका? पद्मावती और शर्मिष्ठा का। सन 1943 में भट्ट जी ने लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर नाटक की सच्ची समालोचना भी और पत्रों में उसकी प्रशंसा देखकर की थी। उसी वर्ष उपाध्याय पंडित बद्री नारायण चौधरी जी ने बहुत ही विस्तृत आलोचना अपनी पत्रिका में निकाली थी। इस दृष्टि से सम्यक आलोचना का हिंदी में सूत्रपात करने वाले इन्हीं 2 लेखकों को समझना चाहिए, एक बालकृष्ण भट्ट और एक प्रेमघन जी। चौथे हैं उपाध्याय पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। चौधरी का जन्म मिर्जापुर के एक अभिजात ब्राह्मण वंश में भाद्र कृष्ण 6 1912 को और मृत्यु फाल्गुन शुक्ल 14 संवत 1989 को हुआ। उनकी हर एक बात में रईसी टपकती थी। बातचीत का ढंग उनका बहुत ही निराला और अनूठा था। कभी कभी बहुत ही सुंदर वक्रतापूर्ण वाक्य उनके मुंह से निकलते थे। लेखन कला के उनके सिद्धांत के कारण उनके लेखों में यह विशेषता नहीं पाई जाती। ये भारतेंदु के घनिष्ठ मित्रों में थे और वेश भी उन्हीं का सा रखते थे। उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी की शैली सबसे विलक्षण थी। ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे और कभी कभी ऐसे पेचीले मजमून बांधते थे कि पाठक एक 1.5 कॉलम के लंबे वाक्य में उलझा रह जाता था।
अनुप्रास और अनूठे पद्य विन्यास की ओर भी उनका ध्यान रहता था। किसी बात को साधारण ढंग से कहे जाने को ही वे लिखना नहीं कहते थे। वे कोई लेख लिखकर जब तक कई बार उसको परिष्कार और मार्जन नहीं कर लेते थे तब तक छपने नहीं देते थे। भारतेंदु के वे घनिष्ठ मित्र थे, पर लिखने में उनके उतावलेपन की शिकायत अक्सर किया करते थे। वे कहते थे कि भारतेंदु हरीशचंद्र अपनी उमंग में जो कुछ लिख जाते थे उसे यदि एक बार और देखकर परिमार्जित कर लिया करते तो वह और भी सुडौल और सुंदर हो जाता। एक बार उन्होंने मुझसे कांग्रेस के 2 दल हो जाने पर एक नोट लिखने को कहा। मैंने जब लिख कर दिया तब उसके वाक्यों को पढ़कर ये कहने लगे, इसे यों कर दीजिए। दोनों दलों की दलादली में दलपति का विचार भी दलदल में फंसा रहा। भाषा अनुप्रासमयी और चुहचुहाती हुई होने पर भी उनका पदविन्यास व्यर्थ के आडंबर के रूप में नहीं होता था। उनके लेख अर्थगर्भित और सूक्ष्म विचार होते थे। लखनऊ की उर्दू का जो आदर्श था वही उनकी हिंदी का था। चौधरी साहब ने कई नाटक लिखे। भारत सौभाग्य कांग्रेस के अवसर पर खेले जाने के लिए सन 1888 में लिखा गया था। यह नाटक विलक्षण है। पात्र इनके अधिक और इतने प्रकार के हैं कि अभिनय दुस्साध्य ही समझिए। भाषा की भी रंग बिरंगी है। पात्रों के अनुरूप उर्दू, मारवाड़ी, बैसवाड़ी, भोजपुरी, मराठी, पंजाबी, बंगाली सब कुछ मिलेगी। नाटक की कथा वस्तु है बद एकबाल हिंद की प्रेरणा से सन 1857 का गदर अंग्रेजों के अधिकार की पुनः प्रतिष्ठा और नेशनल कांग्रेस की स्थापना। नाटक के आरंभ के दृश्यों में लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा का भारत से प्रस्थान, भारतेंदु के पै धान विदेश चली जाए, यह अति ख्वारी से अधिक काव्योचित और मार्मिक है। प्रयाग रामागमन नाटक में राम का भारद्वाज आश्रम में पहुंचकर आतिथ्य ग्रहण है। इसमें सीता की भाषा ब्रज रखी गई है। वरांगना रहस्य महानाटक अथवा वैश्या विनोद महानाटक दुर्व्यसन ग्रस्त समाज का चित्र खींचने के लिए उन्होंने सन 1943 से ही उठाया और थोड़ा थोड़ा करके समय समय पर अपनी आनंद कादम्बनी में निकालते रहे, पर पूरा न कर सके। इसमें जगह जगह श्रृंगार रस के श्लोक और कवित्व, सवैये, गजल और शेर इत्यादि रखे गए हैं। विनोदपूर्ण प्रहसन तो अनेक प्रकार के अपने पत्रिका में बराबर निकालते रहे। सच पूछिए तो आनंद कादम्बनी प्रेमघन जी ने उतने ही अपने ही उमड़ते हुए विचारों और भावों को अंकित करने के लिए निकाली थी और लोगों को लेख उसमें नहीं के बराबर रहा करते थे। इस पर भारतेंदु जी ने एक बार उनसे कहा था कि जनाब, यह किताब नहीं जो आप अकेले ही हर काम फरमाया करते हैं, बल्कि अखबार है कि जिसमें अनेक जन लिखित लेख होना आवश्यक है, और यह भी जरूरत नहीं कि सब एक तरह से लिखाड़ हो। अपनी पत्रिका में किस शैली की भाषा लेकर चौधरी साहब मैदान में आए, इसे दिखाने के लिए हम उसके प्रारंभ सन 1938 की संख्या के कुछ अंश नीचे देते हैं। परिपूर्ण पावस का है, जैसे किसी देशाधीश के प्राप्त होने से देश का रंग ढंग बदल जाता है, तद्रूप पावस के आगमन से इस सारे संसार ने भी दूसरा रंग पकड़ा। भूमि हरी भरी होकर नाना प्रकार के घासों से सुशोभित हो गई, मानो मोर मोद के रोमांच की अवस्था को प्राप्त भई। सुंदर हरित पत्रावलियों से भरित तरुगनों की सुहावनी लताएं लिपट लिपट मानो मुग्धा मयंक मुखियों को अपने प्रियतमों और अनुराग लांगिनी की विधि लाती है। इनसे युक्त पर्वतों के श्रृंगों के नीचे सुंदरी दरी समूह के स्वच्छ और श्वेत जल प्रवाह ने मानो पारा की धारा और बिल्लौर की ढारतों को तुक्ष कर युगल पार्श्व की हरी भरी भूमि की जो मारे हरेपन के श्यामता की झलक दे अलग की शोभा लाई है। बीचों बीच मांग सी काढ़ मन मांग लिया और पत्थर की चट्टानों पर सुंबुल अर्थात हंसराज की जटाओं का फैलना, बिखरी हुई लेटों के लावण्य का लाना है। कादम्बनी में समाचार तक कभी कभी बड़ी रंगीन भाषा में लिखे जाते थे। सन 1942 की संख्या का एक स्थानिक संवाद देखिए। दिव्य देवी श्री महारानी बड़हर लाख झंझट झेल और चीलकार पर्यंत बड़े बड़े उद्योग और मेल से दुख के दिन सकेल अचल कोट का पहाड़ ढकेल फिर गद्दी पर बैठ गई। ईश्वर का भी क्या खेल है कि कभी तो मनुष्य पर दुख की रेलपेल और कभी उसी पर सुख की कुलेल है। पीछे जो उनका साप्ताहिक पत्र नागरी नीरद निकला, प्रेमगंज जी का नागरी नीरद पीछे निकला, आनंद कादम्बनी पहले निकला, उसके शीर्षक भी वर्षा की खासे रूपक हुए, जैसे संपादकीय
सम्मति समीर, प्रेरित कलापी कलरव, हास्य हरितांकुर, वृत्तांत वला कावली, काव्यामृत वर्षा, विज्ञान विज्ञान विज्ञापन वीर बहुटियां, नियम निर्घोष। समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने ही किया था। यहाँ भट्ट जी बालकृष्ण भट्ट के लिए भी जब हम लोग पढ़े थे तो इन्हीं लोग दोनों के सूत्रपात का नाम देना चाहिए पढ़े थे। यहाँ दोबारा शुक्ल जी ने लिखा है। समालोच्य पुस्तक के विषयों का अच्छी तरह विवेचन करके उसके गुण दोष के विस्तृत निरूपण की चाल उन्होंने चलाई। बाबू गदाधर सिंह ने बंग विजेता का जो अनुवाद किया था उसकी आलोचना कादम्बिनी में 5 पृष्ठों में हुई थी। लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की बड़ी विस्तृत और कठोर समालोचना चौधरी जी ने कादम्बिनी की 21 पृष्ठों में निकाली थी। याद रखिएगा, पृष्ठ भी 21 याद कर लीजिएगा। आनंद कादम्बिनी में सबको पता है, ये अब सरकारी क्वेश्चन बन चुका है। अब आपको ऐसे कमांड करना है कि जिससे आप अपना JRF पे पता करें। उसका कुछ अंश नमूने के लिए नीचे दिया जाता है। यद्यपि इस पुस्तक की समालोचना करने से के पूर्व इसके समालोचकों की समालोचनाओं की समालोचना करने की आवश्यकता जान पड़ती है, क्योंकि जब हम इस नाटक की समालोचना अपने बहुतेरे सहयोगी और मित्रों को करते देखते हैं तो अपने जहाँ तक खुशामद और चापलूसी का कोई दर्जा पाते हैं, शेष छोड़ते नहीं दिखाते। नाट्य रचना के बहुतेरे दोष हिंदी प्रदीप ने अपनी सच्ची समालोचना में दिखाए हैं, अतएव उसमें हम विस्तार नहीं देते। हम केवल यहाँ अलग अलग उन दोषों को दिखलाना चाहते हैं जो प्रधान और विशेष हैं। तो जानना चाहिए कि यदि यह संयोगिता स्वयंवर पर नाटक लिखा गया तो इसमें कोई दृश्य स्वयंवर का ना रखना मानो इस कविता का नाश कर डालना है, क्योंकि यही इसमें वर्णनीय विषय है। नाटक के प्रबंध का कुछ कहना ही नहीं। एक गवार भी जानता होगा कि स्थल परिवर्तन के कारण गर्भांक की आवश्यकता होती है, अर्थात स्थान के बदलने में पर्दा बदला जाता है और इसी पर्दे को बदलने का दूसरा गर्भांक मानते हैं। सो आपने एक ही गर्भांक के 3 स्थान बदल डाले। गर्जे की इस सफ़ेहे की कुल सपीचे मर्चेंट ऑफ वेनिस से ली गई हैं। पहले तो मैं यह पूछता हूँ कि विवाह में मुद्रिका परिवर्तन की रीति इस देश की नहीं बल्कि यूरोप की है। मैंने माना कि आप शकुंतला को दुष्यंत की मुद्रिका देने का प्रमाण देंगे, पर वो तो परिवर्तन ना था, किंतु महाराज ने अपना स्मारक चिन्ह। 5वें कवि हैं लाला श्रीनिवास दास। इनके पिता लाला मंगली लाल मथुरा के प्रसिद्ध सेठ लक्ष्मी चंद्र के मुनीम क्या मैनेजर थे, जो दिल्ली में रहा करते थे। वहाँ श्रीनिवास दास का जन्म सनवत 1908 में और मृत्यु सनवत 1944 में हुई। भारतेंदु के समसामयिक लेखकों में उनका भी एक विशेष स्थान था। उन्होंने कई नाटक लिखे हैं। प्रहलाद चरित्र 11 दृश्यों का एक बड़ा नाटक है। याद रखिएगा, 11 दृश्यों का है प्रहलाद चरित्र और श्रीनिवास दास का है, पर उसके संवाद आदि रोचक नहीं, भाषा भी अच्छी नहीं। तप्ता संवरण नाटक बहुत महत्वपूर्ण नाटक है। सन 1974 में हरिश्चंद्र मैगजीन में छपा था। पीछे सन 1883 में 83 ईस्वी में पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ। इसमें तप्ता और संवरण की पौराणिक प्रेम कथा है। संवरण ने तप्ता के ध्यान में लीन रहने के कारण गौतम मुनि को प्रणाम नहीं किया। इस पर उन्होंने शाप दिया कि जिसके ध्यान में तू मग्न हो वह तुम्हें भूल जाए। फिर सद्य होकर शाप का यह परिहार उन्होंने बताया कि अंग स्पर्श होते ही उसे तुम्हारा स्मरण हो जाएगा। लाला जी के रणधीर और प्रेम मोहिनी नाटक की उस समय अधिक चर्चा हुई थी। पहले पहल यह नाटक सनवत 1934 में प्रकाशित हुआ था और इसके साथ ही एक भूमिका थी जिसमें नाटकों के संबंध में कई बातें अंग्रेजी नाटकों पर दृष्टि रखकर लिखी गई थी। यह स्पष्ट जान पड़ता है कि यह नाटक उन्होंने अंग्रेजी नाटकों के ढंग पर लिखा था। रणधीर प्रेम मोहिनी नाम ही रोमियो एंड जूलियट की ओर ध्यान ले जाता है। कथा वस्तु भी इनकी सामान्य प्रथानुसार पौराणिक और ऐतिहासिक न होकर कल्पित है, पर यह वस्तु कल्पना मध्य युग के राजकुमार राजकुमारियों के क्षेत्र के भीतर ही हुई है। पाटन का राजकुमार और सूरत की राजकुमारी पर दृश्यों में देश कालानुसार सामाजिक परिस्थिति का ध्यान नहीं रखा गया। कुछ दृश्य तो आजकल का समाज सामने लाते हैं, कुछ मध्य युग का और कुछ उस प्राचीन काल का जब स्वयंवर की प्रथा प्रचलित थी। पात्रों के अनुरूप भाषा रखने के प्रयत्न में मुंशी जी की भाषा इतनी घोर उर्दू कर दी गई है कि केवल हिंदी पढ़ा व्यक्ति एक पंक्ति भी नहीं समझ सकता। कहा स्वयंवर, कहा ये मुंशी जी। जैसा ऊपर कहा गया है, यह नाटक अंग्रेजी नाटकों के ढंग पर लिखा गया है। इसमें प्रस्तावना नहीं रखी गई है। दूसरी बात यह कि यह दुखांत है। भारतीय रूपक क्षेत्र में दुखांत नाटकों का चलन न था। इस
इसकी अधिक चर्चा का एक कारण यह भी था। लाला जी का संयोगिता स्वयंवर नाटक सबसे पीछे का है, यानी सबसे अंतिम रचना, मतलब पीछे के अंतिम रचनाओं में है। यह पृथ्वीराज द्वारा संयोगिता हरण का प्रचलित प्रवाद लेकर लिखा गया है। श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु नाम का एक शिक्षाप्रद उपन्यास भी लिखा। वे खड़ी बोली के बोलचाल के शब्द और मुहावरे अच्छे लाते थे। उपयुक्त चारों लेखकों में प्रतिभाशालियों का मनमौजीपन था, पर लाला श्रीनिवास दास व्यवहार में दक्ष और संसार का ऊंचा नीचा समझने वाले पुरुष थे। अतः उनकी भाषा संयत और साफ सुथरी तथा रचना बहुत कुछ सोद्देश्य होती थी। परीक्षा गुरु से कुछ अंश नीचे दिया जाता है। मुझे आपकी यह बात बिल्कुल अनोखी मालूम होती है। भला परोपकार आदि शुभ कामों का परिणाम कैसे बुरा हो सकता है? पंडित पुरुषोत्तम दास ने कहा। जैसे अन्न प्राणधार है, परंतु अति भोजन से रोग उत्पन्न होता है। लाला ब्रज किशोर कहने लगे। देखिए, परोपकार की इच्छा अत्यंत उपकारी है, परंतु हद से आगे बढ़ने पर वह भी फिजूल खर्ची समझी जाएगी। अपने कुटुंब परिवार आदि का सुख नष्ट हो जाएगा। जो आलसी अथवा अधर्मियों की सहायता की, तो उससे संसार में आलस्य और पाप की वृद्धि होगी। इसी तरह कुपात्र में भक्ति होने से लोक परलोक दोनों नष्ट हो जाएंगे। न्यायपरता यद्यपि सब वृत्तियों को समान रखने वाली है, परंतु इसकी अधिकता से भी मनुष्य के स्वभाव में मिलनसारी नहीं रहती, क्षमा नहीं रहती। जब बुद्धि वृत्ति के कारण किसी वस्तु के विचार में मन अत्यंत लग जाएगा, तो और जानने लायक पदार्थों की अज्ञानता बनी रहेगी। अनुसांगिक प्रवृत्ति के प्रबल होने से जैसा संग होगा, वैसा रंग तुरंग लग जाया करेगा। ऊपर के उद्धरण में अंग्रेजी उपन्यासों के ढंग पर भाषण के बीच में या अंत में अमुक ने कहा, अमुक कहने लगे, ध्यान देने योग्य है। खैरियत हुई कि इस प्रथा का अनुसरण हिंदी के उपन्यासों में नहीं हुआ है। तो अगले जो कवि हैं ठाकुर जगमोहन सिंह, इनको हम अगली कक्षा में वाचन करेंगे। और धैर्य से बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, आधार पुस्तक है। इसे हर एक व्यक्ति के जहन में होना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका एक भी वीडियो मिस ना होने पाए। और धैर्य से बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करूँगी यह वीडियो आपको लाभान्वित करेगी।